फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जितना अपने सिलेबस में था उतना अपन ने कवर कर लिया है। ओके, आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केवल आज बेसिक चलेगा, है ना। कोई आपकी ये यूनिट में नहीं है या कोई आपका सिलेबस में नहीं है। जीओसी है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि अपन रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। रिएक्शंस पढ़ने से पहले अपने को बेसिक आइडियाज़ होनी चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, कि किस तरीके से कोई रिएजेंट अटैक करेगा, किस तरीके से करेगा, उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, वो सब आपको आना चाहिए, है ना। तो आज वो नॉर्मल केवल अपन एक बेसिक इंट्रोडक्शन की होगी क्लास अपनी, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो अपने बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर चलने से पहले अपन कुछ इफेक्ट्स जानेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शंस। पहली बात आती है कि कैसे कोई रिएक्शंस प्रोसीड होती है, क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट में अपने को। देखो, अपने पास होते हैं सबस्ट्रेट यानी कि अभिकारक, अभिकारक चाहिए, और एक अभिगर्मक चाहिए यानी कि रिएजेंट चाहिए। जब अभिकारक और अभिगर्मक की रिएक्शन की जाती है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तीन पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट से पहले अपने, तीन पॉसिबिलिटीज है कि तीन चीज बन सकती है अपने पास। फर्स्ट है या तो इंटरमीडिएट बने यानी कि मध्यवर्ती, और या क्या बने, ट्रांजिशन स्टेट बने यानी कि संक्रमण अवस्था, और यह क्या बन सकता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन सकता है यानी कि उत्पाद बन सकता है। तो अपन ने यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज देखी है कि एक जगह अभिकारक और अभिगर्मक की रिएक्शन करवाई जाती है तो तीन प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। लास्ट में बनेगा तो प्रोडक्ट ही, लेकिन क्या स्टेट बन सकती है डायरेक्ट अगर रिएक्शन करवाए तो कई रिएक्शन ऐसी होती है कि उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। कई रिएक्शन उसमें होती है कि ट्रांजिशन स्टेट होती है, और किसमें होती है कहीं कोई डायरेक्ट उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपन ये देखेंगे कि इनमें अब अभिकारक और अभिगर्मक को पहचानेंगे कैसे। देखो, हमेशा अभिकारक की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, और जबकि अभिगर्मक की मात्रा हमेशा क्या होगी, कम होगी, कम मात्रा में होगा। ओके, एक तो अपन किसी भी रिएक्शंस में मात्रा के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अपना रिएजेंट है, और अगर किसी में ना दे रिएजेंट अपने पास यानी कि उसमें मेंशन ना किया हो कि कौन सी मात्रा ली गई है कौन सी नहीं है, यानी कि वहाँ ना तो कोई मोल लिखा हो। कई रिएक्शंस में होता है कि 2 मोल है और 1 मोल है, तो इस तरीके से अपन पहचान जाते हैं कि 2 मोल का मतलब हो गया कि अपना क्या है, उसमें सबस्ट्रेट है, और जबकि 1 मोल का मतलब हो गया कि उसके अंदर क्या है, रिएजेंट है। ओके, लेकिन कई रिएक्शन में बराबर मात्रा में हो जाती है तो उसमें पहचानने का अर्थ होता है कि अभिकारक पर यानी कि सबस्ट्रेट पर रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है, ना कि सबस्ट्रेट पर रिएजेंट। तो इससे पता लगाया जा सकता है, उसकी मैकेनिज्म से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा रिएजेंट होगा। ओके, अब बात आती है कि मध्यवर्ती, ट्रांजिशन स्टेट और अपने उत्पाद कैसे। मध्यवर्ती कितने प्रकार के होते हैं, तो मध्यवर्ती आपके यानी कि इंटरमीडिएट्स आपके इंटरमीडिएट्स प्रकार कितने प्रकार है, 5 प्रकार के होते हैं। 3 तो आपके सुने हुए हैं, 5 सुने हुए वैसे तो, लेकिन 3 मोस्ट होते हैं कि 3 मोस्टली हर रिएक्शंस में बनते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल। ये तो आपके सबके सुने हुए हैं। ये तीनों तो हर रिएक्शंस में बनते रहते हैं। कार्बोकेटाइंस मोस्टली बनता रहता है, एनाइंस भी बनते हैं और फ्री रेडिकल्स भी हैं। 2 एक इंटरमीडिएट्स ऐसे हैं जो कम रिएक्शंस में बनते हैं, यानी कि कम रिएक्शंस में इनका होता है, जैसे नाइट्रीन हो गया और कार्बिन हो गया, कार्बिन और एक बेंजाइन। ओके, ये 5 प्रकार के इंटरमीडिएट्स होते हैं। संक्रमण अवस्था क्या होती है कि बॉन्ड का बनना और टूटना दोनों साथ साथ दिखाई जाती हैं, उसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। ग्राफ में कहाँ प्रोसीड करती है, अगर ग्राफिकल देखा जाए तो ग्राफ के अंदर अपने को मिलता है, इससे कोई ग्राफ होगा
ओके, तो यहाँ होती है या तो इंटरमीडिएट होगा या आपके ट्रांजिशन स्टेट होगी, और यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, यहाँ रिएक्टेड सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों होंगी। ओके, तो इस तरीके से इन्हें मेंशन किया जाता है। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती क्या है वो देखेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब होता है कि नए पुराने सहसंयोजक बंधों का टूटना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस किसे कहते हैं कि पुराने सहसंयोजक बंधों का टूटना और नए सहसंयोजक बंधों का निर्माण होना ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहलाती है। ओके, तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मतलब होता है कि कोई अपन कि पुराने सहसंयोजक बंधों का टूटना और नए सहसंयोजक बंधों का निर्माण होना क्या कहलाता है, कार्बनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो पुराने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर जो सबस्ट्रेट के अंदर यानी कि अभिकारक के अंदर जितने भी पुराने सिग्मा बंध होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जितने नहीं कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ बॉन्ड होंगे जो ब्रेक हो जाएंगे और नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसे बोलते हैं कार्बनिक रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस तीन प्रकार से फील होता है कि कुछ इफेक्ट काम करते हैं, उन इफेक्ट्स के थ्रू ही वो होती है। यानी कि उसकी अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म तीन प्रकार से प्रोसीड करती है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकंड है क्लीवेज, बंध क्लीवेज यानी कि बॉन्ड का क्लीवेज होकर होगा। और थर्ड होगा आपके कोई भी जैसे कि एक मिनट, थर्ड आपके होगा कि कोई रिएक्शंस है, रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड क्लीवेज के साथ साथ उसके अंदर वो रिएक्शंस है कैसी, नेचर कैसा है उस रिएक्शंस का वो देखा जाएगा, है ना। तो अपने पास तीन प्रकार के प्रोसेस से कोई रिएक्शंस की मैकेनिज्म की जाती है। फर्स्ट है अपना इलेक्ट्रॉन्स विस्थापन, सेकंड है आपका क्लीवेज बंध विदलन, और थर्ड है आपका नेचर ऑफ रिएक्शंस यानी कि अभिक्रिया की प्रकृति कैसी है, अभिक्रिया की प्रकृति। ओके, इस तरीके से रिएक्शंस के अंदर तीन प्रकार के सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, आपके इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस तरीके से हो रहा है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट होएगा किसी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट से अपन कुछ दो प्रकार के इफेक्ट देखेंगे, एक तो होगा टेम्परेरी, एक होगा अपना परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में अपने पास आएंगे आई इफेक्ट हो गया, जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, है ना, और अपना अनुनाद हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, ये आपके आते हैं परमानेंट इफेक्ट में। और टेम्परेरी इफेक्ट में आते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शंस और नाभिक स्नेही रिएक्शंस, इन्हीं के अपन आगे प्रकार पढ़ेंगे उन्हें। तो दो प्रकार के इफेक्ट होंगे अपने, इनका थोड़ा बेसिक आइडिया से देंगे अपन, है ना, लेंगे क्योंकि अपना सबका पढ़ा हुआ है, जीओसी 11th से स्टार्ट हो जाती है ना। तो फर्स्ट है आपका प्रेरणिक प्रभाव, इसमें यानी कि स्थायी इफेक्ट के अंदर माना जाता है कि स्थायी होते हैं, इनकी प्रकृति चेंजेस नहीं होती है, और इनमें टेम्परेरी का मतलब हो गया अस्थायी इफेक्ट, अस्थायी इफेक्ट्स। स्थायी इफेक्ट में प्रेरणिक प्रभाव हो गया और मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है जिनकी अपन चर्चा करेंगे। इनमें अपन हर रिएक्शंस में होगी क्या तो नाभिक स्नेही हो सकती है, नाभिक स्नेही, या आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शंस हो सकती है। ओके, तो ये दो प्रकार के इफेक्ट यहाँ काम होते हैं। जब जब किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में दो प्रकार के इफेक्ट काम करते हैं, एक तो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट मतलब कि आपके कौन से इफेक्ट हो गए, आई हो गया, एम हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, है ना, तो वो देखा जाता है। और इसके अंदर
टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर ना हो गई कि कोई रिएक्शंस किस तरीके की SN1 है SN2 है वो रिएक्शंस इसमें इंक्लूड होगी। ओके, तो आपके प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है कि किसी भी अगर आपके पास कोई चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है या कोई सा भी एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप ऐड है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, है ना। तो या तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेन की तरफ होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की तरफ होगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। तो 1 बाय 1 इनकी ब्रीफ आइडियाज लेंगे कि होता क्या है, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और रेजोनेंस क्या होता है। ओके, तो अपन देख रहे हैं फर्स्ट प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव का मतलब हो गया कि आपके पास मान लो कोई इसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा, आपकी दो प्रकार से प्रॉपर्टीज होगी। फर्स्ट है कि जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट जीरो यानी कि पोलर होगा, और ये क्या होगा, नॉन पोलर हो गया। पोलर का मतलब हो गया कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट क्या होगा, जीरो रहेगा, यानी जीरो इक्वल नहीं रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जिन स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट जीरो से ज़्यादा होता है उसे अपन बताते हैं पोलर। और नॉन पोलर का मतलब होता है कि जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो, डिफरेंट जीरो हो, उसे नॉन पोलर कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि HCl है, H के अंदर अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और Cl की अलग है, तो इनके बीच में क्या अंतर पाया जा रहा है, कुछ भी अंतर हो लेकिन अंतर है, उसे अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नॉन कोवेलेंट जैसे H2 गैस है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट जीरो होगा। तो इस तरीके से अपन इन्हें डिफाइन करते हैं। देखो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट कितना होता है, आपके 1.7 के अंदर होता है, यानी कि जीरो से अगर 1.7 के बीच में पाया जाता है किसी भी स्पीसीज या एटम का, अगर अपन किसी भी एटम की बात करें या किसी मॉलिक्यूल्स की बात, जिस मॉलिक्यूल के अंदर 1.7 का अंतर पाया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है आपके, आयनिक बॉन्ड होता है जिसके अंदर आपके क्या होगा, 1.7 से ज़्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणता का अंतर अगर 1.7 से, या बोल सकते हैं कि जिसमें विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसे आयनिक बंध कहा जाता है। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई। अपन पोलर नॉन पोलर देख रहे हैं, तो इसके अंदर अपन देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं आपके, है ना। दो प्रकार के कैसे होंगे, एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। तो प्रेरणिक प्रभाव आपके दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई और एक माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो प्लस आई और माइनस आई का मतलब क्या होता है, प्लस आई का मतलब होता है कि कोई चेन है आपके पास CH3 CH2 CH2 और ये F लगा हुआ है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करे, कोई देखो इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहे हैं यहाँ, यानी कि ट्रांसफर नहीं हो रहे, केवल यानी कि अपनी तरफ खींच रहे हैं, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। यहाँ केवल एक तरीके से अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ओके, तो इसे कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। और एक बात, माइनस आई इफेक्ट आपके 3 स्पीसीज तक ही, यानी कि 3 एटम्स तक ही लगता है। मतलब कि अगर यहाँ चेन आ जाए और लंबी हो जाए, ओनली ये यहाँ तक ही वर्क करेगा, आगे वर्क नहीं करेगा, केवल इनको ही महसूस होगा अट्रैक्शन, इससे नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया अपना माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब कि आपके पास कोई है CH3 है, CH3 है, CH3 है, यहाँ कोई C, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको डोनेट करेगा, यानी कि ये अगर डोनेट करे किसी को तो उसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो ये हो गया अपने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। अब इसी तरीके से अपने क्या होता है, एम इफेक्ट भी इसी तरीके का होता है। एम इफेक्ट भी आपके दो प्रकार के हो सकता है, प्लस और माइनस एम इफेक्ट। ओके, मेसोमेरिक इफेक्ट, देखो मेसोमेरिक इफेक्ट और आपके रेजोनेंस लगभग सेम से इफेक्ट होते हैं। ओके,
मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस लगभग सेम इफेक्ट होते हैं। इनकी आपको केवल ऑर्डर पता होना चाहिए, क्या होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा डोमिनेट होता है। तो ये होता है इसका ऑर्डर। अगर आपके पास तीनों इफेक्ट किसी स्पीसीज में लग रहे हैं, कोई भी एटम होगा उसके अंदर अगर तीनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, यानी कि अगर मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है या इंडक्टिव इफेक्ट कर रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, तो सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन सा हो रहा करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ओके, मही से अपन बोल सकते हैं, मही MHI। ओके, ये रहा, मही से अपन डोमिनेट करते हैं। और अगर किसी भी स्पीसीज में एरोमेटिसिटी आ जाए, यानी कि उसके अंदर रेजोनेंस आ जाए, रेजोनेंस में भी अपन एरोमेटिसिटी को देख रहे हैं कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड हुआ तो सबसे ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ हो गया अपना रेजोनेंस इफेक्ट, या बोल सकते हैं उसमें एरोमेटिक इफेक्ट। अगर आपके रेजोनेंस एक तो चेन के अंदर है, मान लो इसमें है रेजोनेंस, एक आपके इनमें है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी या डोमिनेट कौन सा करेगा, केवल एरोमेटिसिटी वाला डोमिनेट करेगा। ओके, तो अपन इन इफेक्ट्स को देखेंगे इस तरीके से कि कौन सा किस कब डोमिनेट। देखो ये सब चीजें आपके काम आएगी जब आप रिएजेंट मैकेनिज्म में देखोगे। किसी भी रिएक्शंस की मैकेनिज्म में देखते हैं तो होता है कई बार दो ग्रुप्स होते हैं, अपने को लगता है कि ये ग्रुप भी एलिमेंट होना चाहिए या ये भी होना चाहिए, लेकिन कोई होता ही दूसरा ही, क्योंकि वहाँ देखा जाता है इफेक्ट कौन सा लगा। ओके, तो उस इफेक्ट के आधार पर अपन बताते हैं कि कौन सा इफेक्ट लगा है, कौन सा नहीं लगा। ओके, तो ये अपने इफेक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा जो अपन देखेंगे आपकी, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या रेजोनेटिक्स। ओके, दो होंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है आपके हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि आपके नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस है ना, अपन इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। इसका दूसरा नाम है आपके नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। क्या होता है कि रेजोनेंस की तरह ही होता है, नॉन बॉन्डिंग, यानी कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड को नहीं दिखाया, जैसे कि आपके पास है H है, और ये कहाँ लगेगा, जिसके पास अल्फा कार्बन हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, या अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ डोमिनेट करेगा ये, है ना, तो अपने को दिखाना जैसे CH3 है। अब यहाँ आपको क्या करना है, इसमें तो इसमें देखना है अपने को कि कौन सा इसमें बॉन्ड होगा, यानी कि इफेक्ट किस तरीके। तो यहाँ से क्या करेगा, ये बॉन्ड मूव हो जाएगा, यानी कि अल्फा कार्बन हो, ये हो गया। अल्फा कार्बन से इसमें कितने हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 है। अल्फा हाइड्रोजन के बाद 3 लगाते हैं अपन, तो देखते हैं कि किस तरीके से डोमिनेट करता है। ओके, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ओके, जैसे और आपके रेजोनेंस में क्या होता है कि रेजोनेंस में होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, यानी कि आपके कोई भी पाई बॉन्ड होगा उसका ट्रांसफर हो सकता है, रेडिकल्स का ट्रांसफर हो सकता है, उसे अपन रेजोनेंस कहते हैं ना। रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी स्पीसीज क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, यानी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसके अंदर, तभी रेजोनेंस पॉसिबल है, वरना रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब कॉन्जुगेशन का मतलब ये नहीं कि आपके पास क्या हो, अल्टरनेट पोजीशन में पाई बॉन्ड हो, यानी कि अपन कहते हैं कि इसमें होना, ये हो गया। अगर अल्टरनेट पोजीशन में पाई बॉन्ड है तो अपन उसे ही मानते हैं कॉन्जुगेशन, है ना, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपके आयंस भी प्रेजेंट हो, किसी के अंदर आयन भी प्रेजेंट हो, तो उसे भी अपन कॉन्जुगेशन ही मानते हैं। जैसे कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH2 रेडिकल, है ना। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर ये रेडिकल्स में ब्रेक हो जाए तो क्या हो गया, CH2 रेडिकल्स CH, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ये हो गया CH2। इसे भी अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ओके,
तो रेजोनेंस का मतलब ये नहीं कि आप पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड ही कंसीडर करो, पाई बॉन्ड्स के अलावा भी हो सकते हैं आपके, कोई भी आपके आयंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से अपन रेजोनेटिव इफेक्ट भी देखेंगे। जब अपन मैकेनिज्म करेंगे कोई भी रिएक्शंस की, उसके अंदर सब कुछ होगा ना, अपन देखेंगे किस इफेक्ट के थ्रू वो रिएक्शंस प्रोसीड कर रही है। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। जीओसी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, बस आना चाहिए था कि होते क्या है, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, कौन सा डोमिनेट करेगा और कब करेगा, वो सब चीज़ें आनी चाहिए थी। ओके।